नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आपका स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी देना जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने 26 और 27 अप्रैल को 2 दिवसीय जल सम्मेलन आयोजित करवाने का फैसला लिया। इसका उद्घाटन खुद सीएम मनोहर लाल करेंगे। आपको बता दें कि जल सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जागरूकता फैलाना है ताकि साझेदारी बनी रहे और सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देना भी है। ये रिपोर्ट आप देखें। आज के समय में बढ़ती आबादी के कारण पानी की उपलब्धता में तेजी से कमी होती जा रही है। अगर समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में हर एक शख्स के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के प्रयास अभी से तेज कर दिए हैं। सीएम मनोहर लाल की दूरगामी सोच के कारण ही प्रदेश सरकार की ओर से जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय काम किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने 26-27 अप्रैल को 2 दिवसीय जल सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को 20 अप्रैल 2023 तक अपने अपने विभागों की जल कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जल सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना, साझेदारी बनाना और सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देना है, जो सामाजिक, आर्थिक विकास और नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विजन के अनुरूप जल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार 3R सिद्धांत यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार ये जल सम्मेलन नीति निर्माताओं को विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ जुड़ने, चुनौतियों की पहचान करने और पानी से संबंधित मुद्दों के प्रभावी ढंग से निवारण के लिए नीतियां और रणनीति तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। वहीं उन्होंने ट्रीटेड वाटर के दोबारा से उपयोग को सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि समय की मांग है कि तेजी से बढ़ रहे नगरपालिका उपचारित अनुपयोग पानी को एक संभावित जल संसाधन के रूप में मानते हुए विशेष रूप से गैर पीने योग्य उद्देश्यों के लिए प्रभावी उपयोग में लाया जा सकता है। हरियाणा की मनोहर सरकार शुरुआत से ही पानी बचाने को लेकर प्रयास कर रही है। इसके लिए अनेकों कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और पानी बचाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से हाल ही में पानी के सदुपयोग की जनता से अपील की है। अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं। और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है, जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव
जिसमें 3041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। तो इसी के लिए कई चीजें हमने की हैं। उसके अंदर जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता है? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने 7000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। तो जल ही जीवन है जैसा कहते हैं, तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले, इस एक संदेश के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पहले ही पानी बचाने को लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार प्रयासरत है, लेकिन पानी बचाने को लेकर और प्रभावी कदम उठाए जा सके और पानी को बचाने के साथ साथ कैसे पानी के सदुपयोग को बढ़ावा मिले, इसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए ही जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में जल की उपलब्धता कैसे अधिक से अधिक हो, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। जल संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार कई सराहनीय काम कर रही है। कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी जल संरक्षण में काफी अहम भूमिका निभा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चलिए हरियाणा डायरी में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पलवल में चल रहे जनसंवाद कार्यक्रम की तीसरे दिन गांव हसनपुर के नवनिर्मित बस अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो नवनिर्मित बस अड्डे का उद्घाटन सीएम की ओर से किया गया। इसके साथ ही सीएम ने हसनपुर से चंडीगढ़ और मथुरा के लिए बसें जल्द शुरू किए जाने की घोषणा भी इस दौरान की गई। देखिए।
हरियाणा को संभालने के साथ साथ जनता की समस्याओं का समाधान करने की बागडोर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हाथों में ले ली है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल अब खुद ग्राउंड में उतरकर आमजन की समस्याओं को न सिर्फ जान रहे हैं बल्कि समाधान तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री विकास कार्यों की भी सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने पलवल जिले के विभिन्न गांवों में चल रहे जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव हसनपुर के नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हसनपुर से चंडीगढ़ और मथुरा के लिए बसें जल्द शुरू किए जाने की घोषणा की, जिसके लिए गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 एकड़ भूमि पर तैयार नवनिर्मित बस स्टैंड पर जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से नए बस अड्डे के लिए 1 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत हसनपुर से करीब 64 लाख रुपए में खरीद ली है। आगे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव हसनपुर में हरियाणा रोडवेज के नए इस बस स्टैंड के निर्माण पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हसनपुर बस स्टैंड से पलवल, दिल्ली, चंडीगढ़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, गुरुग्राम के लिए बस सेवा जल्द शुरू की जाएगी। वहीं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हसनपुर बस स्टैंड पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, यात्रियों के बैठने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बहुत ही एक खुशी की बात है, ये प्रसन्नता का अवसर है कि आपका ये नया बस स्टैंड 2 एकड़ जमीन पर ये बना है और इससे पहले आप पुराना क्या था? अच्छा, मैं पीछे कर रहा होगा। तो इस कस्बे में इस नए बस स्टैंड के साथ लोगों के साधारण सुविधा, क्योंकि यहाँ से बसें चलेंगी तो आपको अंदर बैठने की सुविधा भी हो गई होगी, छाया की भी हो गई होगी, या जो अपने बसें लेकर के ड्राइवर कंडक्टर आएंगे उनके लिए भी सुविधा हो गई, सवारियों भी इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार कर सकते हैं। तो एक अच्छी सुविधा होती है लोगों को यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए। और इस बस अड्डे के बनने के बाद मैंने बात तो नहीं की है यहाँ के रोडवेज के जो अधिकारी हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ न कुछ बसों की जो रूट होगी उसको भी और बढ़ाया जाएगा, उसको भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमने अभी 30 के लगभग नई बसें पलवल जिले को और दी है और पलवल जिले के 30 बसों में से ज्यादा नहीं तो कोई 1-2 बातें हमारे लिए आई जाएगी, आएंगे ना? है कोई रोडवेज का खराब, रोडवेज का जीएम आए आपके नहीं? कितनी बसें चलती हैं यहाँ से भी? मुझे आप लिस्ट करोगे, आप मुझे लिस्ट बना के दोगे, इस सुबह से लेकर शाम तक दोनों पहुंच रहे हैं। सुन रहा हूँ मैं आपने वकीलों में मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ। अपना जो वकील खड़ा हो तो पीछे में बोलना नहीं होता, जिनको डायरेक्टिव कोर्ट का सब कराया जाता है। क्या चाहते हैं? यहाँ से कितनी करते हैं इसके ठीक है, और कौन से रोड पर करेंगे और जो भी यहाँ आपके पास डिफेक्ट है इसको तो सारी करनी चाहिए, ठीक है। और आज ये खुशी में तो क्या आप विभागी का त्योहार है, नए बच्चे का उद्घाटन हुआ है, तो जो कुछ तो जितने बच्चे हैं 2 बच्चे और जोड़ दीजिए। आपको कहते हैं ये इलाका भाषी इलाका का इलाका है, भगवान कृष्ण का इलाका है, तो दर्शन करने के लिए दूसरा बैठा जहाँ के लिए एक तरफ इधर निकाल दो, एक उधर निकाल दो, और आप पलवल से आगे पीछे से या होटल से तो आते ही हैं, ठीक है ना? आप पलवल से जाते हैं तो उसको बिना 15 किलोमीटर है, तो पलवल आते हैं तो आप उसी वक्त निकाल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से जाती है वही वही आने अरे मिलेगी ना, 15 किलोमीटर बाद आधी चली जाएगी गाड़ी, नहीं सारी मिलेगी। 10-15 किलोमीटर में अगर 100 का चक्कर का खर्च भी जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों के हित में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। साथ ही शेष फसलों की खरीद भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है। सीएम ने हाल ही में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा किसानों को मई महीने तक दिए जाने का भरोसा दिया। हमने अभी तक इन 8 साल में कांग्रेस ने जितना मुआवजा दिया था वो तो हमने 2015 में उसके बराबर दे दिया था एक ही साल में, और अब उससे 10 गुना मुआवजा हो चुका है इन 8 सालों में। उनके कुल मिला के 1000 या 1100 करोड़ थे, अभी 8800 करोड़ ये इस समय तक हम दे चुके हैं मुआवजा, और इस साल का जो जाएगा वो और जाएगा। इसके बारे में इतना ही है कि बरसात काफी लेट तक हुई है, फसलें पक गई थी, उसके बाद ही बरसात हुई है। गिरदावरी में जो थोड़ी कठिनाई आई थी, हमने हर एक तहसीलदार को ऑथोराइज कर दिया था कि अपने साथ कुछ लोग लगा ले और जाके फटाफट कटने से पहले गिरदावरी करा ले। अब सारी गिरदावरी हो चुकी है, इसके बाद तो उनका मिलान चल रहा है। मिलान होते ही मई के महीने में जिसका जो पैसा बढ़ता है सबको मिल जाए। सीएम ने कहा कि सरकार हर सुख दुख में आमजन के साथ खड़ी है और आधारभूत ढांचागत विकास के साथ आमजन को परिवार पहचान पत्र के जरिए से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमने सब डाटा इकट्ठा किया और एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का नाम है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। हमने इसलिए फैमिली आईडी बनी, 3 साल लग गए बनाने में, और 3 साल में सब सर्वे कराया सारे प्रदेश का, और उसके अंदर 72 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बनी। सीएम ने बताया कि होडल शहर के लोगों को सरकार की नीतियों का लाभ सीधे तौर पर दिया जा रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने होडल नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के मामले में रखी गई मांग पर उन्हें राहत देते हुए संबंधित सफाई कर्मचारियों की लंबित सैलरी 75% तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए। और इस दौरान सीएम ने यह बताया कि करीब 60,000 की आबादी वाले इस शहर में अब तक 12,833 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और उनमें से अब तक 128 लोगों ने करीब 26 लाख रुपए की राशि का इलाज मुफ्त करवाया भी है। आयुष्मान कार्ड, अब आपके आयुष्मान कार्ड यानी हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, ये उसका होना चाहिए। और ऐसे आपके जो 22,843 इतने कार्ड बने हैं, टोटल आबादी आपकी है 44,000, यानी 50% लोगों के कार्ड बने हैं। गया था जयपुर, अच्छा, अस्पताल में, हाँ। वहाँ 3 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, तो वहाँ से चल के रेवाड़ी में हाँ। वो ऑपरेशन कराया था फ्री में आयुष्मान कार्ड। 3 लाख रुपए बच गया। हाँ जी। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत होडल में 1,160 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि पूर्व में 5,500 राशन कार्ड बने हुए थे। सरकार की ओर से अब 60 साल से अधिक आयु होने पर अपने आप ही बुजुर्गों की पेंशन बन रही है। सरकार ने बुजुर्ग दंपति की वार्षिक आय के लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया है। बुजुर्ग कितने हैं, उनको कितनी सुविधाएं पहले मिलती हैं, या बेरोजगार हैं तो कितने हैं, हमने सब डाटा इकट्ठा किया और एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का नाम है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। हमने इसलिए फैमिली आईडी बनी, 3 साल लग गए बनाने में, और 3 साल में सब सर्वे कराया सारे प्रदेश का, और उसके अंदर 72 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बनी। आगे सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला पलवल में अब तक मौजूदा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के 2,866 युवाओं को रोजगार दिए हैं, जिनमें से 97 नौकरी अकेले होडल के युवाओं को मिली। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होडल मंडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए देते हुए निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की, जिससे होडल हलके के लिए 200 करोड़ रुपए की योजनाओं से पेयजल समस्या का समाधान होगा। सीएम ने सड़क तंत्र समेत कई विभिन्न विकास योजनाओं के लिए निर्धारित एस्टीमेट अनुसार कार्य मंजूरी की घोषणा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने होडल में नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे पर जगह चिन्हित करते हुए जल्द बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने होडल में कृष्ण चौबीसी गौशाला में सहयोग के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। यूपी ड्रेन के साथ रोड और नाले का पक्का करवाने के संदर्भ में ये भी होटल का ही काम है कि बाहर का कहीं का बंजारी वाला है, तो भी 3 करोड़ 72 लाख रुपया इसका भी मंजूर हो गया।
इस इलाके के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पानी की समस्या है। अगर यहाँ आए हुए हों, खम्बी है, बड़ौता है, पेंगलत है, होटल बेड़ीपट्टी, टाटका, इसकी भी 200 करोड़ रुपए की एक नई योजना बन रही है और उस योजना से होटल में और आसपास के गांव में पानी की जो है सुविधा, ये आपको रेन्यूअल स्कीम से ये मिलेगी। शहर की जो पानी की पाइपलाइन है, बहुत साल हो गए हैं, कई जगह पर ये टूट चुकी है। अमृत 2 में इसका एस्टीमेट 15 करोड़ रुपए का तैयार करके ये भेज दिया है। होटल पुराना रोड से नीम का, ये इधर ही है क्या, इसके भी 4 करोड़ 65 लाख रुपया ये मंजूर हो गए हैं। होटल नू रोड से सुंदरनगर, ये भी इधर ही है, इसके भी 16 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। ये भी बहुत जल्दी काम हो जाएंगे। रोतापट्टी होटल है कोई है, रोतापट्टी, और उसमें कम्युनिटी सेंटर है, उसकी रिपेयर की बात आई है, 40 लाख रुपए उसके मंजूर कर दिए। महारानी किशोरी कॉलेज होटल से बक्सुआ पट्टी होटल, इसमें 1 किलोमीटर की एक सड़क है, उसको दोबारा बनाना है, 65 लाख रुपए इसके मंजूर हैं। सरोद कॉलोनी का सरोज कॉलोनी बस अड्डा, इसको कहीं दूसरी जगह बनाने की बात आई हुई है। ऐसा उसका एक हम सर्वे करा रहे हैं कि कौन सी जगह ठीक होगी। लेकिन मैं पिछली बार भी आया था, बस अड्डे के स्थान पर एक पार्क बनाने की बात मैंने कही थी, मुझे याद है ना, तो उस पर पार्क बनेगा। लेकिन बस अड्डे के लिए 3-4 जगह वो देखी जा रही है कौन सी ठीक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आवाम की आवाज या उनकी समस्याएं सुनने के लिए सीएम मनोहर लाल अब खुद जमीन पर हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री विकास कार्यों की भी सौगात दे रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का हर एक वर्ग सरकार से बेहद खुश भी नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही लक्ष्य है, हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके। फिलहाल हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।